कि किस धातु की बनी शेडेड रिंग शेडेड पोल में प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होता है, इसमें क्या होता है, शेडेड पोल पर एक कॉपर का रिंग होता है, गोल कॉपर का रिंग लगा रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शेडेड रिंग जो होता है क्या चीज़ का बना रहेगा, तो क्या चीज़ का रहेगा, कॉपर का रहेगा, मतलब तांबा का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है 29, किस गुणवत्ता की विभक्त कला मोटर के लिए रनिंग कुंडली होती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, कह रहा है कि रनिंग वाइंडिंग जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, किस तरह का गुण होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है उच्च प्रतिरोध उच्च प्रतिघात, दूसरा उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात, तीसरा निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात, चौथा निम्न प्रतिरोध निम्न प्रतिघात। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, कुछ देर पहले आपको हम बताए कि मोटर जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पर होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पर क्यों होता है, आखिर करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्यों जाता है, पहले उस चीज़ को आपको समझना होगा, तो ये सवाल क्लियर हो जाएगा अपने आप। एक तरह से देखा जाए यहाँ पर, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गया, ये रनिंग वाइंडिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं तो करंट यहाँ से यहाँ ना प्रारंभ करेगा, यहाँ से करंट को चलने के लिए दो रास्ता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग, बीच में रोटर है। तो करंट जब दोनों तरफ जा सकता है तो मोटर को स्टार्ट करना है किस वाइंडिंग के थ्रू, रनिंग वाइंडिंग के थ्रू, और रन करवाना है रनिंग वाइंडिंग के थ्रू। तो चूंकि यहाँ से करंट के लिए दोनों रास्ता है, तो करंट दोनों वाइंडिंग में जा सकता है, तो इसीलिए दोनों वाइंडिंग के अलग अलग गुण का बनाया गया है, स्पेशल गुण इसमें डाला गया है, दोनों का अलग अलग गुण का बनाया गया है, ताकि यहाँ से करंट मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वाइंडिंग से होकर गुजरे, और बाद में जब स्टार्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या रहता है, स्विच लगा के रखते हैं। जब हमारा स्विच ओपन हो जाता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से बाहर हो जाता है, तो मोटर हमारा घूमने लगे रनिंग वाइंडिंग पर। तो आखिर ये कैसे काम करता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्या गुण है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस मोटर के वाइंडिंग में जो करंट घूमता है ये डिपेंड करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर। सेम चीज़ है, एक्सेल से उसको दर्शाते हैं, सेम चीज़ है। जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तब क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट का बढ़ जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से मोटर में जो करंट चलता है वो प्रतिघात पर डिपेंड करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो मोटर मतलब करंट क्या हो जाएगा, कम करंट वहाँ से बहेगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कम रहेगा तो अधिक करंट वहाँ से बहेगा। तो चूंकि मोटर को हमको स्टार्टिंग में चलाना है किसके थ्रू, स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में अधिक करंट जाना चाहिए, तो इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसा रखेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम। स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस उच्च हो जाएगा। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उच्च रखेंगे, इंडक्टेंस कम रखेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा तभी तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जाएगा। जैसे मैक्सिमम करंट जाएगा तो इस वाइंडिंग के थ्रू मोटर चालू हो जाएगा, कुछ करंट इधर से आएगा, बाद में मोटर स्पीड पकड़ेगा तो ये खुल जाएगा, तो ऑलरेडी ये वाइंडिंग क्या हो जाएगा, सर्किट से बाहर हो जाएगा। जब ये सर्किट से बाहर हो जाएगा तो ऑलरेडी करंट को चलने के लिए केवल एक रास्ता है, तो करंट यहाँ से आएगा, इस वाइंडिंग के थ्रू यहाँ से लौट जाएगा। इस तरह से मोटर रनिंग करेगा रनिंग वाइंडिंग पर और चालू होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग पर। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का गुण क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात। स्टार्टिंग वाइंडिंग का यही होना चाहिए। पूछ किसका रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रनिंग वाइंडिंग का क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम, रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का। तो रनिंग वाइंडिंग का उल्टा, ठीक है, रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करना पड़ेगा, निम्न रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, तभी ना इसमें स्टार्टिंग में करंट कम जाएगा।
तो रनिंग वाइंडिंग का क्या हो जाएगा, निम्न प्रतिघात रखना पड़ेगा। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग का निम्न प्रतिघात और उच्च प्रतिरोध। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए ये आंसर है, इसका उच्च प्रतिघात रखना पड़ेगा। ठीक है, उच्च प्रतिघात और निम्न प्रतिरोध, ये आंसर, उच्च प्रतिघात और निम्न प्रतिरोध। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग में क्या होना चाहिए, प्रतिघात उच्च होना चाहिए और रेजिस्टेंस निम्न होना चाहिए, ताकि इसमें से करंट उतना नहीं बहे। प्रतिघात उच्च रहेगा तो रनिंग वाइंडिंग में करंट नहीं बहेगा स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिघात क्या होना चाहिए, निम्न रहना चाहिए, कम रहेगा। प्रतिघात कम रहेगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग से होकर करंट आसानी से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको ध्यान रखना चाहिए कि रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च, निम्न प्रतिघात, स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च, प्रतिघात निम्न होना चाहिए, और रनिंग वाइंडिंग का निम्न प्रतिरोध उच्च प्रतिघात होना चाहिए। आपको केवल यही याद रखना है, प्रतिघात के आधार पर हमको इसमें करंट दौड़ाना है तो प्रतिघात कम करना है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के प्रतिघात कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस उच्च हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात स्टार्टिंग वाइंडिंग का, और इसमें करंट नहीं दौड़ाना है तो प्रतिघात का मान बढ़ा देंगे तो उच्च प्रतिघात निम्न प्रतिरोध। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस मोटर में कम्यूटेटर प्रयोग की जाती है, किस मोटर में कम्यूटेटर प्रयोग की, कम्यूटेटर का मतलब क्या, आर्मेचर, ये आर्मेचर है, तो जिसमें आर्मेचर यूज करेंगे कम्यूटेटर इसी पे लगा होता है, आर्मेचर इसको कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर पर ये कम्यूटेटर लगा हुआ है। डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा मोटर में कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है मतलब आर्मेचर लगा होता है। कौन सा मोटर में आर्मेचर होगा, तो हिस्टैरिसीस मोटर में तो किसी भी तरह का रोटर नहीं होता है, वो ठोस कंडक्टर होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल मोटर पर थोड़ा सा डाउट है। विभक्त कला मोटर में क्या होता है, रोटर होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर होता है, ठोस कंडक्टर। तो यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर जो है मिक्सी ग्राइंडर वगैरह में यूज होता है, उसमें क्या रहता है, अपना आर्मेचर यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किस मोटर में कम्यूटेटर प्रयोग होता है, तो यूनिवर्सल मोटर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल कार्य करता है। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग 75% स्पीड पकड़ने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या हो जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग 75% स्पीड होने के बाद सर्किट से बाहर हो जाता है, तो मोटर हमारा काम करेगा किस पर, रनिंग वाइंडिंग पर काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कनेक्ट होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग होती है। इसका डायग्राम देख लीजिए। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसके द्वारा जुड़ा होता है, स्प्लिट फेज में। स्प्लिट फेज मोटर में वैसा ही रहता है, दो वाइंडिंग रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा, आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहेगा, और ये रनिंग वाइंडिंग रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच किससे जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग से। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कनेक्ट रहती है, तभी तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमको सर्किट से बाहर करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगा रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, सामान्यतः कितनी धारा की कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज होता है, और उसमें भी सीलिंग फैन की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो हमारा सीलिंग फैन होता है, सबसे पहले ये समझेंगे सीलिंग फैन में कौन सा मोटर इस्तेमाल होता है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर इस्तेमाल होता है। अक्सर एग्जाम में आता है सीलिंग फैन में कौन सा मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, अर्थात अस्थाई कैपेसिटर मोटर। तो कह रहा है कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर में जो कैपेसिटर यूज करेंगे, कितना वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन पहला कितना है, 50 माइक्रोफराडे, 36 माइक्रोफराडे, तीसरा है 2 माइक्रोफराडे, और चौथा है 8 माइक्रोफराडे। ठीक है, तो सीलिंग फैन में 2 से मैक्सिमम हम लोग 2.5 लगाते हैं, 2 से 2.5 माइक्रोफराडे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, सीलिंग फैन में कितना माइक्रोफराडे कैपेसिटर यूज होगा, 2 से 2.5 माइक्रोफराडे का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति बदलना है तब क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल मोटर में क्या होता है, दो कनेक्शन होता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसमें भी क्या होगा, दो वाइंडिंग रहेगा, एक फील्ड का रहेगा और एक आर्मेचर रहेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग सप्लाई देंगे और कार्बन ब्रश के थ्रू ये जुड़ा रहता है, ये दोनों सीरीज में रहेगा, ठीक है। यहाँ से मिट जाएगा। ये हमारा आर्मेचर है जो कार्बन ब्रश के थ्रू जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये सप्लाई प्लस माइनस या एसी भी दे सकते हैं। तो कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में बदलना है, इसके सप्लाई मतलब इसका घूर्णन गति बदलना है। तो इसमें भी वही फंडा है, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलिएगा तो ये उल्टा घूमेगा, या आर्मेचर वाइंडिंग को। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ फील्ड का यूज नहीं किया, ऑप्शन में अगर देता फील्ड वाइंडिंग को परिवर्तन तो सही होता, आर्मेचर देता तो सही होता है, लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं कहा। ऑप्शन क्या कर रहा है, सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल कर, दूसरा कर रहा है ब्रश लीड को बदल कर, तीसरा एसी के स्थान पर डीसी का प्रयोग करेंगे तब, चौथा कोई भी एसी के स्थान पर डीसी प्रयोग करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। ब्रश के लीड को बदलेंगे, कार्बन ब्रश के लीड को बदल लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर सप्लाई टर्मिनल को हम बदल लें, मान लीजिए डीसी से यूज कर रहे हैं तो एक बार प्लस दिए एक बार माइनस दिए तो मोटर इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ पे आप माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस दीजिए, तो मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिंग फैन मोटर में, सीलिंग फैन में प्रयुक्त मोटर कौन सा है? ऑलरेडी बता चुके हैं, जो सीलिंग फैन होता है उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, स्थायी कैपेसिटर मोटर सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि घरेलू फ्रीज में प्रयुक्त मोटर, घरेलू फ्रीज में प्रयुक्त मोटर, ऑप्शन पहला डीसी सीरीज मोटर, दूसरा डीसी शंट मोटर, तीसरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, चौथा यूनिवर्सल मोटर। तो चूंकि हमारा फ्रीज जो होता है एसी पे काम करता है कि डीसी पर, एसी पर, फ्रीज हमारा एसी पर, तो डीसी मोटर होगा, नहीं होगा, डीसी शंट मोटर होगा, नहीं होगा, चौथा यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो फ्रीज में तो वैसा कुछ घूमने वाला पार्ट है नहीं, तो यूनिवर्सल मोटर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फ्रीज में लगा रहता है केवल कंप्रेसर उत्पन्न करने के लिए, कंप्रेशन, ठीक है। उसमें जो गैस भरा होता है, जब मोटर स्टार्ट होता है तो कंप्रेशन होता है और गैस क्या होता है पूरे फ्रीज में फैलता है, जिससे हमारा ठंडा होता है फ्रीज। तो फ्रीज के अंदर जो यूज होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सिंगल फेज मोटर किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? कह रहा है कौन सा मोटर है जो एक तरह का सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है और गैर उत्तेजित मतलब नॉन एक्साइटेड, एक्साइट भी नहीं किया जाता है। जब आप अल्टरनेटर चैप्टर पढ़ेंगे तब एक्साइटेशन समझ में आएगा आपको, एक्साइटेशन क्या होता है। क्या होता है, अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई देके एक्साइट किया जाता है, ठीक है, तब वह अल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब जितना हम सप्लाई दे रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो जब फील्ड को एक्साइट किया जाता है तब वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। ये अल्टरनेटर का बात है, वो बाद की बात है, जब हम अल्टरनेटर पढ़ाएंगे तब वो आएगा। तो कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर कौन सा मोटर है जो सिंक्रोनस स्पीड पे भी चलता है और एक्साइट भी नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला एसी सीरीज मोटर, तो ये तो एकदम नहीं होगा क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता, ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा है रिपल्सन मोटर, ये भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यूनिवर्सल मोटर का तो बात ही हम लोग हटा देंगे। चौथा क्या है, रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि इसमें क्या होता है, रोटर नहीं घूमता है। रिलक्टेंस मोटर स्पेशल मोटर है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जब जहाँ पे हम रिलक्टेंस मोटर पढ़ाए हैं। रिलक्टेंस मोटर में कई पोल होता है, 2 से 8 तक पोल होता है और उसमें रोटर नहीं घूमता है, उसमें स्टेटर को घुमाया जाता है और रोटर को 2 से 8 पोल का बना के स्थिर रखा जाता है और उसका बाहरी भाग घूमता है। इस तरह से जब हम फील्ड को घुमाते हैं तब वह
सिक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है और उसमें किसी भी तरह का अलग से सप्लाई नहीं देते हैं, डीसी एक्साइट नहीं किया जाता है। इस तरह से सिक्रोनस स्पीड पर घूमने वाला मोटर कौन सा है? रिलक्टेंस मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस कितने डिग्री का होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। सिंगल फेज है तो 90 डिग्री, थ्री फेज है तो 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 किसी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में निम्न में से क्या होता है? किसी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में निम्न में से क्या होता है? यहाँ पॉलीफेज बोल रहा है। पॉलीफेज का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि कोई पॉलीफेज मोटर रहेगा, उसमें से क्या होगा? सेल्फ स्टार्टिंग होगा, स्प्लिट फेज होगा, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होगा, स्लो स्टार्टिंग होगा। तो पॉलीफेज कह रहा है। पॉलीफेज का मतलब क्या हुआ? हम लोग पढ़े हैं क्या, मोटर एक फेज का होता है या थ्री फेज का होता है? तो सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, थ्री फेज सेल्फ स्टार्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पॉलीफेज मोटर। तो पॉलीफेज का मतलब हुआ मोर देन वन फेज। पॉलीफेज का अर्थ है एक फेज से अधिक, एक फेज से अधिक। तो जो एक फेज से अधिक का मोटर होता है वो क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, थ्री फेज का मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग है। तो पॉलीफेज का मतलब वही हुआ, थ्री फेज मोटर या तीन से अधिक, एक से अधिक जो मोटर हमारा है, क्या वो सेल्फ स्टार्टिंग है? तो सेल्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन लास्ट क्या कह रहा है? उस विकल्प को चुने जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। उस विकल्प को चुने जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। पहला है कैपेसिटर, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तीसरा है कम्यूटेटर, चौथा है रोटर। तो शेडेड पोल मोटर में क्या होता है? कैपेसिटर नहीं रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहता है, कम्यूटेटर नहीं रहता है, रोटर तो सभी मोटर में रहेगा। रोटर रहेगा तभी तो घूमेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराया गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से। आई होप आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं रहना चाहिए। मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। जो भी इससे क्वेश्चन बनेगा, बनाने के लिए 100-200 तक बन सकता है, लेकिन यहाँ आपको 40 क्वेश्चन में टोटल कंसेप्ट क्लियर कराया दिया जा चुका है। अगर फिर भी आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप दोबारा हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां प्रत्येक दिन क्विज कराया जाता है रात को, जहां प्रत्येक दिन टेक्निकल का तैयारी कराया जाता है। आप वहां किसी भी सवाल को डाल सकते हैं और वहां हमारे एक्सपर्ट मेंबर के द्वारा जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो वहां से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।